दोस्तों, हम इस दुनिया में चीज़ों को चेतन और अचेतन अर्थात कॉन्शसनेस और अनकॉन्शसनेस, कॉन्शस या अनकॉन्शस, इस तरह से चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम यदि किसी चीज़ को कॉन्शस मानते हैं, ऐसा हम समझते हैं कि उसमें चेतना है, तो फिर उसके प्रति जो हमारी सहानुभूति है या हमारी उसके प्रति जो हमारा व्यवहार है वो भिन्न तरह का होता है। जबकि यदि हम किसी चीज़ को बिल्कुल निर्जीव मान लेते हैं तो फिर उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने से हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे कि हम बड़े बेफिक्र होकर किसी पत्थर को उठा के फेंक देते हैं, ईंट को उठाकर फेंक देते हैं, लकड़ी को काटते हैं, टेबल को तोड़ देते हैं, और ऐसा करते वक्त हमारे मन में कोई भी दुख का या सहानुभूति का भाव नहीं होता है। लेकिन क्या हो यदि कोई आपको ये बताए कि जिन्हें हम बिल्कुल निर्जीव मान कर चलते हैं और उनके साथ बिल्कुल किसी भी तरह का व्यवहार करने से कोई चूकते नहीं, किसी भी तरह का कोई पछतावा का भाव मन में नहीं रहता, यदि ये ज्ञात हो कि इनको भी दर्द होता है, ये भी थकते हैं, इनमें भी चेतना होती है और इनके प्रति भी सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, तो फिर क्या होगा उस परिस्थिति में? आजकल तो बहुत सारे कानून ही बन गए हैं कि पहले तो पेड़ों को बिल्कुल निर्जीव माना जाता था और उनके प्रति किसी भी तरह का व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार साबित किया, जो उनकी इक्विपमेंट थी क्रेस्कोग्राफ, इसके द्वारा जब उन्होंने साबित किया था कि जिन्हें हम बिल्कुल निर्जीव मान के चलते हैं उनमें भी चेतना होती है, तो उसके प्रति रवैया बिल्कुल बदल गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि हम किसी भी पेड़ या पौधे को बिल्कुल उस तरह से नहीं काट सकते जिस तरह पहले काटते थे। अब तो खैर अनगिनत लॉज भी बन गए हैं इसकी डिस्कवरी के बाद। तो यदि ये बताया जाए कि इसी तरह की कॉन्शसनेस जिसे हम निर्जीव मान के चलते हैं उसमें भी होती है, तो क्या उसके प्रति हमारा व्यवहार, हमें उन्हें दिखने का तरीका नहीं बदलेगा? मैं ये किताब पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये भारतीय एक बहुत बड़े योगी हैं, योगानंद परमहंस। इन्होंने इस किताब को लिखा था और वो बंगाल के रहने वाले थे। और उन्होंने जो भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस, ही गिवन डिटेल्स ऑफ हिज मीटिंग विथ Jagdish Chandra Bose, and he was surprised to see that Jagdish Chandra Bose was also able to prove life in metals also. Everybody knows that Jagdish Chandra Basu is able to show establish life in plants and animals, but very few people know that even in metals which we considered to be non-living being has shown some consciousness in front of Yoganand Paramahansa, and this was established by Jagdish Chandra Bose. तो जगदीश चंद्र बोस ने, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, और उनकी इस खोज को तो सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने पौधे में जान होता है, इसको साबित किया था। किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो उसको ये कहानी तो पता होती ही है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने ये भी साबित किया था कि जिसे हम निर्जीव समझते हैं उसमें भी चेतना होती है। और इसको साबित किया था डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने, जिसको योगानंद परमहंसा ने अपनी किताब में लिखा है। तो उनकी जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये किताब है। इस किताब के 8वें अध्याय में जो योगानंद परमहंस हैं वो जगदीश चंद्र बसु से अपनी मीटिंग के बारे में जिक्र करते हैं। तो योगानंद जी लिखते हैं कि उनके शिक्षक उन्हें बताते हैं जगदीश चंद्र बोस के बारे में
कि दरअसल जो वायरलेस का जो इन्वेंशन था, ये इन्वेंशन तो जगदीश चंद्र बोस ने काफ़ी पहले ही कर लिया था और इस बात को लगभग सब लोग जानते हैं। लेकिन मार्कोनी ने उनसे बाद आविष्कार करके भी पेटेंट उस पर पहले ले लिया था। इस कारण से जगदीश चंद्र बोस को इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो उनके अध्यापक बोल रहे थे कि जो जगदीश चंद्र बोस थे, ही वॉज नॉट इकोनॉमिकली ओरिएंटेड पर्सन, वो पैसे के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं थे। इस कारण से उन्होंने, यद्यपि कि वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले कर लिया था, यद्यपि जगदीश चंद्र बोस ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड वायरलेस कोहेरेंट पे भी काफ़ी पहले ही इन्वेंशन कर लिया था। इसके बावजूद चूंकि उन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं लिया था, इस कारण से इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है। यदि हम जगदीश चंद्र बोस के जीवन के बारे में जानना चाहें तो जगदीश चंद्र बोस पहले उन सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिन्हें हम इनएनिमेट समझते हैं, जिन्हें हम सजीव नहीं समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो उनका ध्यान था, उनका ध्यान सजीव चीज़ों की तरफ जाने लगा, अर्थात वैसी चीज़ों पे जिसे हम असजीव समझते हैं और उसमें भी जीवन होता है। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन बनाई थी, एक इक्विपमेंट बनाई थी और इस इक्विपमेंट का नाम था, उन्होंने दिया था क्रेस्कोग्राफ। ये क्रेस्कोग्राफ एक ऐसी मशीन थी जिसमें चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी करोड़ों गुना थी। हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बनिस्पत इसमें किसी भी मूवमेंट को, यदि किसी में कॉन्शसनेस है, चेतना है, तो उसके वेव फॉर्म में करोड़ों गुना ज़्यादा बढ़ाकर दिखाती थी। तो इन चीज़ों से हम किसी भी चीज़ों में होने वाले मूवमेंट को कॉन्शसनेस के लेवल पे हम ऑब्जर्व कर सकते थे। तो योगानंद परमहंस बताते हैं कि वो जगदीश चंद्र बोस के पास गए और जगदीश चंद्र बोस के पास जब वो गए तो जगदीश चंद्र बोस ने उन्हें जो चीज़ें दिखाई उससे वो अचंभित हो गए। उन्होंने क्या किया, जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले अपने सामने एक फर्न था, एक प्लांट था फर्न का, उसको सामने रखा। तो फर्न प्लांट के सामने आने पे उसमें कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट चल रही थी, जिसको उनका जो इक्विपमेंट है क्रेस्कोग्राफ, वो क्रेस्कोग्राफ इक्विपमेंट था, उसको कवर कर रहा था और उसको ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन जैसे ही जगदीश चंद्र बोस एक चाकू लेकर उस फर्न के पास गए तो उसमें बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड मूवमेंट आने लगे। जो क्रेस्कोग्राफ था उसने दिखाया कि जो फर्न का पौधा है ये घबरा गया है। जो उसमें स्मूथ मूवमेंट चल रही थी वो बिल्कुल टर्न हो गई और बिल्कुल से ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे दिखाई पड़ने लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये घबरा गया है। तो जगदीश चंद्र बोस ने कहा, देखो ये चाकू का लाना इसके पास ये साबित करता है कि ये डरा हुआ है, फर्न का पौधा। बाद में जगदीश चंद्र बोस ने उस फर्न के पौधे को क्लोरोफॉर्म दे दिया। तो क्लोरोफॉर्म देने के बाद उसका भी असर उस पर दिखाई पड़ा और उसकी जो कॉन्शसनेस थी वो बिल्कुल वेव थी, वो लगभग शून्य पे जाने लगी। तो ये दिखा रहा था कि जो वो फर्न का पौधा था वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंच रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि जब फर्न का पौधा है, ये फर्न का पौधा एक्चुअल में एक लिविंग बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है। जब जगदीश चंद्र बोस ने उसमें एक चाकू लगा दिया, चाकू घुसा दिया, तो उसने पेन को दिखाया। बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाली मूवमेंट आई थी उनकी मशीन इक्विपमेंट क्रेस्कोग्राफ पे। और जब फर्न के पौधे को उन्होंने पॉइजन दे दिया तो बिल्कुल डेथ की तरह सिम्टम उसमें दिखाई पड़ने लगे और अंततोगत्वा वो फर्न का पौधा खत्म भी हो गया। बाद में जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें बड़े बड़े पेड़ पौधों को क्लोरोफॉर्म देने के बाद एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह बड़े मज़े में और आराम से प्लांट किया गया।
तो जिस तरह से एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है और क्लोरोफॉर्म सुंघा के बड़े आराम से ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसी तरह से जो वो पौधा था, उस पौधे पे भी बड़े मज़े में एक्सपेरिमेंट किया गया और एक जगह से उठा के दूसरी जगह क्लोरोफॉर्म डाल के दिया गया, बहुत सारे बड़े बड़े पौधों के साथ। तो ये चीज़ें साबित करती थी कि पौधों में जान है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, जो मैंने नोटिस की और इस कारण से मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, कि जगदीश चंद्र बसु ने बिल्कुल इसी तरह की फाइंडिंग मेटल के साथ की थी। वहाँ पे एक धातु रखा हुआ था, एक मेटल था। तो जगदीश चंद्र बसु ने जब उस मेटल को उस क्रेस्कोग्राफ के सामने रखा तो उसमें भी एक वेव चल रही थी, जो दिखाई पड़ रहा था कि ये भी जीवित है। इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग लाइक ए लिविंग बीइंग। इट वॉज शोइंग सम सेंस ऑफ कॉन्शसनेस। ये जिंदे प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा था। और जब जगदीश चंद्र बसु एक चाकू उसके पास ले गए, मेटल के पास, तो उसमें भी हल्की सी डिस्ट्रैक्शन वाली वेवलेंथ आई। मतलब वो धातु था, धातु भी डिस्टर्ब हो रहा था। उस नुकीले से चाकू के पास आने पे वो जो मेटल था, मेटल भी डर तो नहीं कह सकते हैं या दर्द तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन आ रहा था। जब जब वो चाकू लेके जा रहे थे तब तब वो मेटल था, वो उसमें डिस्ट्रैक्शन शो कर रहा था। और जब जगदीश चंद्र बोस ने उस पर क्लोरोफॉर्म दिया उस मेटल पे, तो मेटल ने बिल्कुल जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग या एक पौधा रिलैक्स स्थिति में पहुंचता है, उसी तरह का वेवलेंथ उस मेटल ने शो किया। तो जगदीश चंद्र बोस ने यह भी साबित किया कि जिसे हम मेटल समझते हैं, जिसमें कोई कॉन्शसनेस नहीं है, हम समझते हैं जिसमें कोई चेतना नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि ये नॉन लिविंग है, ये यूजलेस है। जगदीश चंद्र बोस ने इस बात को साबित किया कि नहीं, जिसे हम नॉन बीइंग समझते हैं, जिस मेटल को मेटल समझ के, निर्जीव समझ के डिस्कार्ड कर देते हैं और उसके साथ किसी भी तरह का कुछ भी व्यवहार करते हैं, ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि इनमें भी कॉन्शसनेस की एक लेवल होती है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि यदि हम किसी मेटल का या किसी जिसे हम निर्जीव समझते हैं उसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनमें भी थकान आती है, वो भी थकते हैं। और यदि उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिलैक्सेशन के लिए छोड़ दिया जाए, तो उन्हें भी आराम मिलता है और वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम कुदाल का, हम पेन का इस्तेमाल धड़ल्ले से और बिल्कुल किए चले जाते हैं, बिना सोचते हुए कि इन्हें भी कुछ आराम की ज़रूरत है। तो योगानंद परमहंस के सामने ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से साबित क्या होता है? इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि हमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो। ईंट हो, पत्थर हो, दीवार हो, कुछ भी इस सृष्टि में जो चीज़ भी है, उसमें चेतना का कुछ लेवल है, तो उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। और ये बात मुझे साबित हुई जब मैंने एक किताब पढ़ा। ये मेहर बाबा की किताब है, जिस किताब का नाम है गॉड स्पीक्स। तो मेहर बाबा ने, वो अपने आप को कहते हैं कि इट्स नॉट दैट मी आई एम हुइज आई एम स्पीकिंग। मेहर बाबा के बारे में एक आश्चर्यजनक बात ये थी कि काफ़ी यंग एज में, शायद 19 या 20 के एज में उनको इनलाइटनमेंट मिल गया था, और उसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। एंड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही नेवर अटर्ड इवन ए सिंगल वर्ड। तो जिनसे भी उन्होंने वार्तालाप की, और कम्युनिकेशन हुआ ओनली थ्रू सिंबल्स। तो उनके इंस्ट्रक्शन के बेस पे एक किताब आई जिसका नाम है गॉड स्पीक्स। तो उन्होंने इस पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, इस पूरे एग्जिस्टेंस में चेतना के विकास को एक्सप्लेन किया है। और जो मैंने योगानंद परमहंसा की किताब को पढ़ा, ये उसी बात को साबित करती है जो कि गॉड स्पीक्स में मेहर बाबा ने कहा था। मेहर बाबा ने कहा था कि ये जो कॉन्शसनेस है, इसका विकास होता है फ्रॉम दी अल्टीमेट एग्जिस्टेंस। मतलब अल्टीमेट एग्जिस्टेंस में एक अर्थ निकलती है और वहाँ से जो एक सोल है वो बाहर निकलती है, और वो डिफरेंट स्टेजेस से मूव करते हुए आगे बढ़ती है। वो जो अल्टीमेट, उसको बोलते हैं
इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि एक डिज़ायर होती है खुद को जानने की, जो एग्जिस्टेंस है ये खुद को रियलाइज करने की इच्छा करता है। इट वांट्स टू नो दैट हु एम आई। सो देयर इज वन whim, देयर इज वन अर्ज टू नो, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दैट सोल कम्स आउट फ्रॉम दैट अल्टीमेट एग्जिस्टेंस। और जब वो बाहर निकलती है, वो जब सोल बाहर निकलती है, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेजेस डिवाइड एक्सप्लेन किए हैं, जिसे हम आज के डेट में क्वांटम वर्ल्ड या जो कुछ भी नाम देते हैं, क्वांटम फील्ड है या आज के डेट में बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। ये सारे के सारे एटम, सब एटम, ये सारे जो चीज़ें हैं, तो जो मेहर बाबा बोलते हैं कि इन सब स्टेजेस से बढ़ते हुए गैसियस फॉर्म में आते हैं। जो सोल है वो पहले एटॉमिक लेवल पे आती है, सब एटॉमिक लेवल पे आती है, फिर गैसियस फॉर्म में आती है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आती है। लेकिन यहाँ तक उसमें कॉन्शसनेस का अभाव होता है, वो फील नहीं करती है। गैस के फॉर्म में भी जो कॉन्शसनेस होती है वो होती तो है, लेकिन उसको स्वयं को होने का एहसास नहीं होता। ये सबसे पहले जो मेटल के फॉर्म में या रॉक के फॉर्म में आती है, तो रॉक या मेटल के फॉर्म में उसके पास कॉन्शसनेस पहली बार आती है और वो समझती है कि आई एम एग्जिस्टेंस, आई एम इन एग्जिस्टेंस। तो मेटल और रॉक के फॉर्म में पहली बार जो चेतना है, चेतना का इस ग्रॉस वर्ल्ड से सामना होता है। इस ग्रॉस वर्ल्ड में जो कॉन्शसनेस है अपने आप को रियलाइज कर पाती है कि आई एम देयर। तो ये जो आई का भाव है ये रॉक के स्टेज शुरू होता है, रॉक एंड मेटल। और मेहर बाबा ने इसको जो एक्सप्लेन किया है कि जब कॉन्शसनेस है रॉक एंड मेटल के स्टेज पे होती है, तो वहाँ पे इसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन कॉन्शसनेस होती है। तो मेहर बाबा बताते हैं कि इस जो स्टेज है, कॉन्शसनेस का लेवल है, जो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस को बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मेटल एंड रॉक्स में आने के बाद जब उसका विकास होता है, तो वो वेजिटेबल वर्ल्ड में जाती है। मतलब उसके पास उस चेतना का विकास होता है और जो पेड़ पौधे हैं इस जो होते हैं इस लेवल पे उसका विकास होता है चेतना का। और पहली बार वो इरेक्ट मूवमेंट करती है, धरती के ऊपर खड़ी होनी शुरू होती है। तो उस समय जो कॉन्शसनेस है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भाव आ जाता है, वो अपने आप को बेहतर तरीके से रियलाइज करती है। तो जो वो सोल है फ्रॉम रॉक मेटल, सबसे पहले तो सब एटॉमिक लेवल, फिर एटॉमिक लेवल, फिर मोलिकुलर लेवल, मिनरल के लेवल पे आती है, गैस के लेवल पे आती है, फिर रॉक एंड मेटल के लेवल पे आती है। उसके बाद वो प्लांट एंड ट्री के लेवल पे आती है। और प्लांट एंड ट्री के लेवल पे जब आती है तो उस समय क्या होता है कि वो धरती के बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट करती है यहाँ पे। तो यहाँ से चेतना का विकास होता है और बहुत सारे जितनी भी अनगिनत प्लांट है, ट्रीज हैं, उसके इंप्रेशन को एग्जॉस्ट करने के बाद वो वर्म के स्टेज पे जाती है। अब ये जो वर्म है, जो वर्म का स्टेज है, ये क्या है? ये वर्म का स्टेज है कि इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। बहुत सारे अल्टीमेट हाइड्रा बोल सकते हैं, अमीबा बोल सकते हैं, वी नो मेनी थिंग्स, सिलेंट्रेट बोल सकते हैं। तो इनमें ना रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं? दे कैन नॉट स्टैंड। लेकिन इनमें जो वेजिटेबल का है जो फॉर्म है उससे बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि वेजिटेबल मूव नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो वर्म है ये मूव कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्शसनेस का जो लेवल है, फिजिकल रिवोल्यूशन, वो होता है और वो जो मूवमेंट करने वाले स्टेज पे आ जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिश पे आते हैं। फिश में भी दो तरह की होती हैं। फिश में किसी में रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट होते हैं, कोई इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो पहले इनवर्टिब्रेट वर्म से इनवर्टिब्रेट फिश पे आए और फिर वर्टिब्रेट फिश पे आए और उसके बाद उनका इवोल्यूशन होता है बर्ड के रूप में। तो बर्ड जितने भी हैं सारे के बर्ड में आपको रीढ़ की हड्डी मिलती है और ये आकाश में उड़ती है। तो ये चेतना है, चेतना का जो विकास है फ्रॉम सब एटॉमिक लेवल टू मोलिकुलर लेवल, सब एटॉमिक लेवल टू एटॉमिक लेवल टू मोलिकुलर लेवल, देन गैस फॉर्म,
then subatomic level, then plasma level, then gaseous form, then liquid form, then rock, metal, then vegetable and tree form, then worm form, fish, then bird. और बर्ड क्या होती है? बर्ड के पास रीढ़ की हड्डी होती है। और इसके बाद क्या होता है? एनिमल फॉर्म आता है। तो एनिमल फॉर्म क्या होता है? जो बर्ड फॉर्म आकाश में उड़ सकती है, और एनिमल फॉर्म क्या है? धरती पे घूमता है। तो यहाँ पे ना चेतना का विकास एनिमल फॉर्म में ज़्यादा होता है, लेकिन एनिमल फॉर्म की विशेषता ये होती है कि वो धरती के ना बिल्कुल इरेक्ट होकर नहीं चलते हैं, वो धरती के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में चलते हैं। तो जितने भी आप देखोगे, जितने भी पशु देखोगे, वो धरती के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। और इसके बाद जो विकास होता है वो आदमी का होता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर धरती पर दौड़ सकता है, चल सकता है। तो इस तरह से जो फिजिकल इवोल्यूशन है एक चेतना का, मतलब मेहर बाबा ये कहते हैं कि जो कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस तो सब एटॉमिक लेवल पे भी है, सब एटॉमिक लेवल पे है। सब एटॉमिक लेवल के बाद सब एटॉमिक लेवल से पीछे जाओ तो वहाँ पे बिल्कुल एक प्लाज्मा लेवल आता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। प्लाज्मा के बाद सब एटॉमिक लेवल, फिर एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर गैस, देन लिक्विड, देन रॉक लेवल, मेटल लेवल। उसके बाद वो पौधा बनता है, पौधा ट्री बनता है, फिर उसके बाद वर्म बनते हैं, फिश बनते हैं, बर्ड बनते हैं। इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। फिर एनिमल बनते हैं, फिर आदमी बनता है। और आदमी के बनने के बाद क्या होता है? अब जो ह्यूमन फॉर्म है, इस ह्यूमन फॉर्म में जो कॉन्शसनेस है वो इवोल्यूशन, वो आगे बढ़ के वो अल्टीमेट में सबमर्ज कर सकती है। तो ये जो परम ब्रह्म है, जिसको हम अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, जो कुछ भी कहना चाहें, ये जो पूरा अस्तित्व है, हमें पूरे के पूरे अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। हम देखते हैं जे कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने एक बार डिस्क्राइब किया है कि जब मुझे ऐसा समाधि जब मुझे लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नीचे भी बैठा हूँ और पेड़ के ऊपर भी बैठा हूँ। इसी तरह से ओम स्वामी बोलते हैं, स्वामी ओम, या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्वामी ओम या ओम स्वामी हैं। वो अपने बारे में लिखते हैं कि जब उन्हें वो पहाड़ों के पास जाकर मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके गुफा के ऊपर जो मकड़ी चल रही है, वो मकड़ी के मूवमेंट को वो अपने आप को रिलेट कर रहे थे। हम जग्गी की बात करें तो जग्गी वासुदेव हैं, वो अपने मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि एक बार उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो सब कुछ है, जिस पेड़ पर, जिस पहाड़ पर, जिस रॉक पर बैठे हुए हैं वो खुद हैं। मतलब ये जो कॉन्शसनेस है, जब कॉन्शसनेस से वो स्वयं को रिलेट करते हैं। जब एक व्यक्ति है, ह्यूमन फॉर्म है, जब अपनी चेतना का विकास करते हुए उस अल्टीमेट कॉन्शसनेस से अपने आप को रिलेट कर लेता है, तो फिर जिसे हम लिविंग या नॉन लिविंग या अपना या पराया मान के चलते हैं, वैसी बात नहीं रहती है। तो ये सब कहने का मतलब क्या है? यदि हम उन चीज़ों को अनुभूत नहीं करते हैं, और अनुभूति नहीं भी है, हमारे जैसे व्यक्तियों को नहीं अनुभूति, लेकिन जब बड़े बड़े इस तरह के महापुरुष कह गए हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, उनके रास्तों को फॉलो करने पे कुछ न कुछ तो अनुभूति होगी। लेकिन ये कहने का मतलब, मेन मुद्दा ये है कि हम जिन चीज़ों को बिल्कुल निर्जीव समझ के नकार देते हैं या उनके प्रति बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो निर्जीव चीज़ें हम कहते हैं वो निर्जीव उस तरह से नहीं है, उनमें भी चेतना है। और ये चेतना है पहाड़ और मेटल के स्टेज से शुरू हो जाती है। मेटल और रॉक के स्टेज से जो कॉन्शसनेस है खुद को रियलाइज करने लगती है। घास के लेवल पे उन्होंने लिखा है मेहर बाबा ने कि एक सोल है, बहुत सारे बॉडी को ऑक्युपाई किए रहते हैं। मतलब एक सोल है, वो मेनी ग्रुप्स ऑफ ग्रास हैं, उसको ऑक्युपाई करती है। बाद में धीरे धीरे इंडिविजुअल बॉडी टू इंडिविजुअल सोल होते चला जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे हम नॉन मेटल समझते हैं और बिल्कुल निर्जीव सा व्यवहार करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जिस तरह हम आज के समय में हम पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशील होकर उन्हें एक जीवित व्यक्ति के रूप में, जीवित लिविंग बीइंग के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक वैसे ही ज़रूरत है कि हम जितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, पत्थर हो गया,
कुर्सी है, चेयर है, वॉकिंग मशीन है, कुछ भी है, उसको हमें वैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनके साथ भी संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी वही चेतना है जो चेतना हम में है। तो ये था मित्रों, मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि दुनिया के सारे व्यक्ति अपने चेतना को इन चीज़ों से भी रिलेट करें, और जिन्हें हम इनएनिमेट कहकर डिस्कार्ड कर देते हैं, उनके प्रति भी संवेदनशील होकर व्यवहार कर सकें। दोस्तों, तो ये थी कहानी जगदीश चंद्र बसु की, और जगदीश चंद्र बसु की कहानी को जो मेहर बाबा की किताब है वो भी सपोर्ट करती है। जब जगदीश चंद्र बसु ने योगानंद परमहंसा जी के सामने एक मेटल में लाइफ को दिखाया था, इस्टेब्लिश किया था, और ये लाइफ है मेटल में, इस बात को दिखाया है मेहर बाबा ने अपनी किताब गॉड स्पीक्स में। तो ये थी कहानी दोस्तों, आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।